ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रिवीजन अपन देख लेते। तो थ्योरी में तो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसी इक्वेशंस को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। An equation contains one or more trigonometric ratios of unknown angle is called trigonometric equation. तो आपको इस पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, और सॉल्यूशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का या तो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, वो थी जनरल सॉल्यूशन की। और जनरल सॉल्यूशन में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन 6 में से केवल 4 के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जब राइट हैंड साइड में 0 हो। कोसेक थीटा कभी 0 नहीं होता और सेक थीटा कभी 0 नहीं होता। तो आपने ये पढ़ा है, उसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन ये सबसे पहली बात कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इट इज एन पाई। पाई के सारे मल्टीपल्स पर साइन 0 होता है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equals to 0 is odd multiple of pi by 2. उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta equals to 0 is n pi, and general solution of cot theta equals to 0 is odd multiple of pi by 2. बाकी कोसेक और सेक कभी भी 0 नहीं होते। There is no value of theta which makes cosec and sec 0. और ये 6 में से अब 4 बचे, क्योंकि कोसेक और सेक तो 0 नहीं होते। और इन 4 में भी जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां tan 0 होगा। तो साइन और tan का सेम है, कोसेक और कॉट का भी सेम है। ठीक है, सर मुझे लगा कि आप फर्स्ट लेसन पढ़ाओगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं। पहले सर सॉल्यूशंस, ये जनरल सॉल्यूशंस है ना? हाँ, ये जनरल सॉल्यूशन है सर ये नहीं फर्स्ट चैप्टर। दूसरा इसमें जनरल सॉल्यूशन में नहीं, 2 3 वाले नहीं आएंगे। ठीक है, 3 वाले जो एक्सपांशन है वो भी आपको पढ़ने के ही है बाइनोमियल थ्योरम में। और पेपर एक्चुअली क्या है, मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर बाहर बन रहे हैं। तो इसलिए यदि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ जा रहा है तो उसको फिर मैं बोनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, जितना आपने किया है तैयार उसी पर आएगा। दूसरा है सर वो बोलो। सर ये आज का रिवीजन होने के बाद लास्ट में सर जो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा ना, उसके 1-2 क्वेश्चन देना ना होमवर्क में। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, आप ट्राई कर लेना उसे। ठीक है, हाँ सर। दूसरा आपने जनरल सॉल्यूशन ऑफ पढ़ा, जब बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे, और सेम नहीं रहे तो सेम बनाना है। जैसे tan थीटा बराबर cot थीटा आया तो tan थीटा बराबर tan बनाना है आपने, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, या फिर आप इसको कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा भी बोल सकते हो। और इट इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। वो साइड सेम रखेंगे और जो साइन के लिए होगा वही कोसेक के लिए होगा,
तो इसी में दूसरी कैटेगरी है जनरल सोल्यूशन ऑफ, जब भी आपको cos थीटा बराबर cos अल्फा या फिर sec थीटा बराबर sec अल्फा देते हैं, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में राइट हैंड साइड में 0 था, दूसरी कैटेगरी में बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने बनाने हैं। जैसे सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो यदि आपको sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन बनाना है, तो ये 1/2 को आप sin के टर्म्स में लिखेंगे, which is sin 30, and therefore theta is equals to n pi plus minus 1 power n alpha। अल्फा की जगह पर 30 डिग्री डाल दिया, बाकी सब सेम है। दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये दूसरी कैटेगरी है जब बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा। यदि सेम नहीं है तो पहली कोशिश आपकी यह है कि आप सेम बनाइए। जैसे tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा दिया है, तो आप tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा बनाइए और फिर जनरल सॉल्यूशन बनाइए। बोथ साइड सेम रहना चाहिए। पहली कैटेगरी में राइट हैंड साइड में 0, दूसरी कैटेगरी में बोथ साइड सेम, और तीसरी कैटेगरी थी जब आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के स्क्वायर आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे कोसेक सेक और कॉट 6 के 6 जब स्क्वायरिंग के साथ आएंगे तो सबका जनरल सॉल्यूशन सेम है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो वो थर्ड कैटेगरी है कि जब बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके आएगा। सर एक मिनट। हाँ बोलो। सर आप cos अल्फा को π/2 पुट कीजिए बरा। मतलब cos अल्फा को π/2 पुट करके दोनों सेम आएंगे क्या? काय में cos के इसमें cos ये हाँ सर, इसमें क्या करूं? cos अल्फा को π/2 पुट करेंगे तो सेम आएंगे क्या? cos थीटा इक्वल टू 0 और ऊपर वाला सॉल्यूशन। अल्फा को π/2 डालें, cos 90। हाँ सर। हाँ तो डालो ना। हाँ डालो सर, बट सेम नहीं आएंगे ना? क्यों? ये नीचे वाला सॉल्यूशन और cos थीटा इक्वल टू 0 वाला सॉल्यूशन। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, हाँ अल्फा को 90 डिग्री डाला तो ये आपका क्या हाँ बन जाएगा, cos 90 0, cos थीटा बराबर 0। तो सर, दोनों फॉर्मूले से करेंगे तो सेम कैसे आएंगे? नहीं भाई, देखो इसमें तो आपको जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ये cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए है। अब तुमने यदि इसमें अल्फा को 90 डिग्री डाल दिया तो ये cos थीटा बराबर 0 हो गया। अब यदि इसमें अल्फा को 90 डिग्री डालोगे तो ये 2n पाई प्लस माइनस π/2 बनेगा। तो क्या अब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम नहीं आएंगे? इसमें कुछ ज्यादा ही मिलेंगे आपको। देखो यदि आपने अल्फा को 90 डाला और मान लो मैं n को 1 ले लेता हूं, तो ये 2 पाई प्लस π/2 हो गया। तो क्या इसमें ऑप्शन 2 पाई प्लस π/2 नहीं आएगा? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर पाई प्लस π/2 बनेगा। अरे n है भाई साहब, ये n को 2 डाल दो इसमें। सर तो उसमें कैसे 2 डालेंगे? अरे n इंटीजर है, जनरल सॉल्यूशन है महाराज, ये n बिलोंग्स टू i है। ये इनफाइनाइटली एक सॉल्यूशन थोड़ी लिखा है, ये जनरल सॉल्यूशन है। n की तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी। देखो फर्क इतना है कि जो n की वैल्यू डालने से ये सॉल्यूशन मिल रहा है, जरूरी नहीं है वही n की वैल्यू डालने से ये सॉल्यूशन मिले। दोनों जनरल सॉल्यूशन को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन हो सकता है ये कि मान लो ये 1 2 3 ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 2 1 ऐसा रिप्रेजेंट करे, लेकिन दोनों रिप्रेजेंट तो सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि n इंटीजर है और दे आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। तो आप ये बताइए कि यदि आपको यहाँ पर n को मैंने 1 डाला और मेरे को 2 पाई प्लस अल्फा सॉल्यूशन मतलब 2 पाई प्लस π/2 सॉल्यूशन मिला,
ये सॉल्यूशन। तो क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यहां से नहीं मिल सकता? यहां से ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे भी और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो n की जगह पर 1 डाला। जब आप n को 1 डालोगे तो ये आपका पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। जब आप n को 2 डालोगे तब ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा। जब आप n को 3 डालोगे तो ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा, जबकि 3 पाई प्लस पाई बाई 2 यहां नहीं मिलता। मतलब इसमें जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो इस सॉल्यूशन से ज्यादा ही मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने अभी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि अल्फा हर बार आप 90 लो, अल्फा को आप 30 भी ले सकते हो, अल्फा को आप 60 भी ले सकते हो। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये अपने आप में इन सॉल्यूशंस को कंटेन किए हुए हैं। तो फिर सर अगर एग्जाम में ऐसा आया तो कौन सा सोल्यूशन लिखेंगे? एग्जाम में ऐसा आया जब राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर 0 दिया होगा तो आप ये यूज करोगे, अदर देन 0 कोई भी नंबर दिया होगा तो आप ये यूज करोगे, इसलिए कैटेगरी डिवाइड कर दी। जब राइट हैंड साइड में 0 होगा तो आपने ये यूज करना है, जब राइट हैंड साइड में 0 नहीं होगा, कोई नंबर होगा तो आपने ये यूज करना है। अब तुम इसमें अल्फा को 90 डाल के इसको पर्टिकुलराइज कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली पहुंच तो यही रहे हो। तो 0 के लिए ऑलरेडी कैटेगरी है आपके पास, तो 0 वाले के लिए ये सॉल्यूशन यूज करें, अदर देन 0 वाले के लिए ये सॉल्यूशन यूज करें। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। अभी थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के स्क्वायर होंगे, वो भी आप लिख लो दूसरी। और मेन यही था आपका, जब आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा से लगा के कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे, तो इन सभी का जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस है। जब स्क्वायर आएगा बोथ साइड तो चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे, उसके लिए आपका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में ऐसा है कि मान लो सपोज आपको आया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इसमें आपने ऐसा कहीं कुछ नहीं करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ऐसा नहीं करना। जब भी स्क्वायर आएगा तो आपने स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है? अपने मन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ऐसी चीजें नहीं करनी है, इसका आप विषय ध्यान में रखेंगे। मतलब इसको सॉल्व करने का जो एक्चुअल तरीका है, एक्चुअल वे है, वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर, which is sin square 45 and general solution is n pi plus minus pi by 4। So जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आपने ये पढ़ी थी, 3 कैटेगरी है मेनली। जब राइट हैंड साइड में 0 आएगा, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, और बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर रहेगा। 3 कैटेगरी के बाद अब इसमें एक बात और साथ में समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन का टाइप है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नाम से नहीं पूछा जाता फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस आपको क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है। मतलब रिस्ट्रिक्शन कैसी होती है कि जैसे फाइंड सॉल्यूशन ऑफ cos theta equals to 1/2 और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मान लो ये रिस्ट्रिक्शन दे दी। तो अब आपको 0 से 2 पाई का मतलब है फर्स्ट रोटेशन में केवल थीटा की वैल्यूज बतानी है,
और आप जानते हैं फर्स्ट रोटेशन का मतलब 4 क्वाड्रेंट, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको थीटा की केवल 2 वैल्यूज मिलेगी, तो ये कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कि जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पर थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, फोर्थ रोटेशन, 100, 1000, लाख, जितना रोटेशन, सारी जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन सब का जो कंप्लीट सेट है वो जनरल सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन जब आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी। तो इसका मतलब है आपने केवल फर्स्ट रोटेशन में थीटा की वैल्यूज बतानी है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और आप सॉल्यूशन बताओ। cos थीटा 1/2 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो π/3 आएगा, और फोर्थ में आप लिखेंगे तो -π/3 आएगा। फोर्थ में लिखने के 2 तरीके हैं, आपने ये सीखे हैं। फर्स्ट और सेकंड में तो एक एक ही तरीका है, लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ में एंगल लिखते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का एक तरीका है पाई प्लस अल्फा, और दूसरा तरीका है माइनस पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखा जाता है, और माइनस पाई प्लस अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखा जाता है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के 2 तरीके हैं, 2 पाई माइनस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और माइनस अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 0 से 2 पाई तक फर्स्ट रोटेशन पूछा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं ये यूज करूंगा। तो यहाँ पर थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी π/3 और दूसरी थीटा की वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस π/3 विच इज 5 π/3, और बोथ आर बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, सो दे आर कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब आपको इस क्वेश्चन में जनरल पूछा जाता तो यहाँ पर मेंशन होता फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो यदि इसी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करोगे cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 लिख देंगे π/3, और अब जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। और आप देखो इसी जनरल सॉल्यूशन से ये वैल्यूज आपको मिलती हैं। जब आप n की जगह 0 डाल दोगे तो यू गेट π/3, और जब आप n की जगह पर 1 ले लोगे और इधर माइनस ले लोगे तो यू गेट 5 π/3। मतलब बोथ दी सॉल्यूशन आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन obtained from general solution by giving some particular value to the unknown। इस तरीके से हमने n को 0 डाला so we get π/3, और जब मैं n को 1 डाला so we get 5 π/3। तो ये है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ बोलिए सर, अगर -1/2 दिया रहा तो -1/2 दिया रहा तो फिर भी 2 क्वाड्रेंट होंगे, और वो 2 क्वाड्रेंट होंगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल को लिखते हो पाई माइनस अल्फा, तो विच इज पाई माइनस π/3, 2 π/3 और 4 π/3, तब आपका आंसर 2 π/3 और 4 π/3 होगा। और ये तो आप डायरेक्ट याद रखो कि cos हाफ बोला है तो 1/2 बोला है तो 2 क्वाड्रेंट याद रखो π/3 और 5 π/3, और माइनस हाफ बोला है तो 2 π/3 और 4 π/3। इनको डायरेक्ट याद रखो, बहुत जगहों पर आगे आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक मिनट वेट करना, ये चार्ज पे लगा दो। और अभी अपन इसमें अब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थिंग है। सर एक मिनट, हेलो सर। बोलो बोलो सर हम पर्टिकुलर को एवरी टाइम ग्राफ से सॉल्व कर सकते क्या? हेलो, क्या बोला? हेलो सर, हेलो बोलो बोलो। सर, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ग्राफ से सॉल्व नहीं कर सकते? ग्राफ बोले तो मतलब एक ग्राफ बना लेंगे साइन कॉस का, फिर वैल्यू नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जब मान लो यहाँ पे इंटरवल ऐसे दिए हैं, ज्यादा दिया हो तो आप ग्राफ से भी बना सकते हो। 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाओ और 1/2 पे लाइन की तो 2 जगह इंटरसेक्ट। मतलब यदि आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है तो वैसे सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आप थीटा की वैल्यू दे दी है 2n पाई, ये हमें इसमें यूज करना है क्या?
एक मिनट साहिल, पहले इसका बता दूं फिर बताता तुमको। देखिए, यदि आप इसको ऐसे भी अप्रोच करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली आप देखोगे यदि, तो cos थीटा का ग्राफ बनाओ आप, ये cos थीटा का ग्राफ है, और मैं cos थीटा का ग्राफ 0 से 2 पाई तक ही बना रहा हूँ। तो ये 0 से 2 पाई तक cos थीटा का ग्राफ है। और अब 0 से 2 पाई बनाने के बाद हमको cos थीटा 1/2 चाहिए। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, 1/2 इसके बीच में होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर देना। कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट करी ग्राफ को? 2 जगहों पर। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से आप केवल ये बता सकते हो कि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी कि भाई जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक वैल्यू हमको 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, और एक वैल्यू मेरे को थर्ड, ये देखो 3 π/2 से ज्यादा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक वैल्यू आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है तो ग्राफ से ही बता सकते हो। यदि आपको ये पता है कि ये π/3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बस ग्राफिकल सॉल्यूशन में यदि क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है एंगल की, तब फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे करो तो आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। But when you have to find the number of solution, number of values of theta, number of values of the unknown which satisfy the given trigonometric equation in this interval, so आप graphically solve कर दो, so direct number of solution मिल जाएंगे। अब बोलो साहिल साहू क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो। सर वो 2n पाई थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अल्फा की जगह π/3 वैसे पुट करके निकाल सकते हैं ना? चलिए अब आगे। तो ये 2 सॉल्यूशन हुए अपने, जनरल सॉल्यूशन और अब तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक ही जो लाइन में डेफिनेशन है कि न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल which satisfy the given trigonometric equation and lies in the interval -180 से +180। और न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू वो छोटे से छोटा वैल्यू अननोन एंगल का जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और साथ में इस इंटरवल में लाई करता हो। याद रखें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। इस रेंज का जो मतलब लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, एक तो लिखा है थीटा की वैल्यू -π से +π। -π से +π का मतलब होता है कि आप थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इंक्लूडिंग बोथ 0 एंड पाई। ये 0 से पाई हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तब मिलेगा। और एक हो गया 0 से -π। तो 0 से -π जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पाई बोलो या -π बोलो, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए पाई या -π में से कोई एक इंक्लूड करना है। तो यदि मैंने पाई पे क्लोज इंटरवल लगाया तो -π को छोड़ दो, -π पे क्लोज इंटरवल लगाया तो पाई को छोड़ दो, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि प्रेफरेंस इज गिवन टू द पॉजिटिव वन,
प्रेफरेंस हमेशा पॉजिटिव वाले को देंगे। तो चूंकि पाई और माइनस पाई सेम जगह पर जाकर खत्म होते हैं, मैं 180 बोलूं या -180 बोलूं, दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाले एंगल को, और इसलिए प्रेफरेंस मैं दूंगा पॉजिटिव वाले को, तो मैंने 180 लिया है पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट किया है। सो ये रेंज में लाई करना चाहिए, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसी थीटा की वैल्यू को अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये आपको तब मिलेगा, तो जो आपको सजेस्ट किया गया था वो ये कि यदि आपका एंगल फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट और सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है यदि एंगल, तो फिर अपन क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे। और जब आप ऐसे लिखोगे तो हमेशा आपका जो एंगल का वैल्यू है वो -180 से +180 आएगा। चूंकि आपने ये पढ़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आपको प्रिंसिपल लिखना होगा तो फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं लिखेंगे। आपने ये पढ़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल में पाई प्लस अल्फा लिखता हूं, या थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल -पाई प्लस अल्फा लिखता हूं। लेकिन जब आप पाई प्लस अल्फा लिखते हो तो आप 180 से ज्यादा लिख रहे हो, तब वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, -पाई प्लस अल्फा लिखा जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, और क्लॉकवाइज सेंस में माइनस अल्फा लिखते हैं। तो जब अपन माइनस अल्फा लिखेंगे तो फिर अपन इस रेंज में आ जाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल लिख रहे हैं तो आप उसको क्लॉकवाइज सेंस में लिखें। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन में आपको cos थीटा इज इक्वल्स टू -हाफ दे दें, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -हाफ जो है वो आपको दो क्वाड्रेंट में मिलता है। यदि मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे पूछूं कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू -हाफ, तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का जो तरीका है, जो मेथड के स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स ये हैं कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्वाड्रेंट को मार्क करना है। cos थीटा माइनस दिया है, cos थीटा नेगेटिव दिया है, और अपन जानते हैं cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव है, तो दो क्वाड्रेंट हमने मार्क कर दिए। अब एक एंगल आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है और एक एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। उसके बाद मार्क करने के बाद साइन को छोड़ दें। अब आप ये बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसपे cos 1/2 आता है, तो वो है π/3। तो अब वो π/3 को मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं π/3 को लिखूंगा पाई माइनस π/3 बोले तो 2π/3। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को π/3 को लिखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से लिखा जाता है, बट अपन ये वाला तरीका निगलेक्ट करेंगे। अपन इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए वी यूज क्लॉकवाइज सेंस। तो अपन लिखेंगे -180 प्लस π/3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -π प्लस π/3 which is -2π/3। So we get two values of theta, 2π/3 और -2π/3। Both are numerically least, दोनों के दोनों न्यूमेरिकली लीस्ट हैं। न्यूमेरिकली का मतलब होता है साइन छोड़ के सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, कॉस और सेक में आपको ऐसे दो एंगल मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकली लीस्ट आएंगे। तो अब इन दोनों के वक्त आपने प्रेफरेंस किसको देना है, पॉजिटिव वैल्यू को, मतलब जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो +2π/3 होगा, माइनस वाले को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू -हाफ का जनरल सॉल्यूशन 2π/3 है। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वाड्रेंट मार्क करिए, क्वाड्रेंट मार्क करने के बाद थीटा का वैल्यू पहचानिए। वैल्यू पहचानने के बाद यदि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखें, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है
तो क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को मेंशन कर दें, वो आपका जनरल सॉल्यूशन, सॉरी वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये तीसरा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई आपका भी इसमें डाउट क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगली बात है। सर हाँ बोलिए। सर इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी देते हैं ना, जैसे cos थीटा और tan थीटा। हाँ, उसमें जब दो दो दिए जाएंगे तो दोनों में आपने कॉमन वैल्यू ऑफ, मतलब उसके लिए हेडिंग आपने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, सो उसमें भी अपन ने यही करना होता है कि सबसे पहले जब दो डिफरेंट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे, तब ये पक्की बात है कि आपको अभी जैसे ये दो दो क्वाड्रेंट मिल रहे थे, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दो में नेगेटिव होता है। बट जब मैं दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दूंगा, तब आपको एक ही पर्टिकुलर क्वाड्रेंट मिलेगा। मतलब ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो, दो दो मिले आपको। जैसे आपने टेन थीटा लिया और कॉस थीटा लिया, आपने ले लिया कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -½ और टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपने √3 ले लिया। तो टेन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो टेन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव ये दोनों होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिर आपको सेकंड और थर्ड दो क्वाड्रेंट नहीं मिलेंगे, तब आपको थर्ड क्वाड्रेंट ही मिलेगा, सिंगल क्वाड्रेंट, कोई भी एक क्वाड्रेंट मिलेगा। ठीक है, सो दो क्वाड्रेंट नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अब जो एक आपको मिला उसमें आप एंगल को किसी भी सेंस में लिखो, क्योंकि आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो मेरे को यदि π/3 अब मिला, तो मैं π/3 को 4π/3 लिखूं या -2π/3 लिखूं, चूंकि दोनों आंसर सेम है। आप जब को जो अपन ने लिया वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन ये है, when two trigonometric ratios are given, तो जैसे मैंने आपको दिया cos थीटा इक्वल्स टू -½ और मैंने दिया tan थीटा आपको √3। ठीक है, सो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा जिसमें cos नेगेटिव हो और tan पॉजिटिव हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब एंगल देखोगे तो 60 डिग्री है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री को दो तरीके से लिखते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो 4π/3, और यदि आप क्लॉकवाइज लिखोगे तो -2π/3। 4π/3 लो या -2π/3 लिखो, बोथ रिप्रेजेंट दी सेम सोल्यूशन। क्योंकि फिर आपको बोला था वो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, जनरलाइज करने के लिए फाइनल सॉल्यूशन में 2nπ ऐड करते हैं। तो फिर इसका जो आंसर आपका बनेगा, वो आंसर आपका 2nπ प्लस 4π/3 लिख दो आप, या 2nπ माइनस 2π/3 लिख दो। बोथ रिप्रेजेंट दी सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन। चूंकि n इंटीजर है तो दोनों सेम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में कि आपके ऑप्शन में ये दे रखा है कि आपके ऑप्शन में ये दे रखा है। जनरली जो आपको देते हैं ऐसे क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। 60% यदि आपको मिलेगा कोई, तो ये 40% इसके भी चांसेस हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि प्रिंसिपल वर्ड नहीं लगाया है, तब आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है, और जनरल सॉल्यूशन लिखते वक्त आपने कोई सी भी एक डायरेक्शन यूज करके आंसर लिख देना है। दोनों से सेम सॉल्यूशन मिलेगा, कोई फर्क नहीं है दोनों सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर यदि n को 0 डाल दूं तो मेरे को 4π/3 मिलता है। अब मैं यदि यहाँ पर n को 1 ले लूं तो भी मेरे को 4π/3 मिलता है। बस फर्क इतने का है, ये एक थोड़ा सा आगे चलेगा। और जो कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तो दोनों सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं। सॉल्यूशन आप ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे, दोनों चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, ऑप्शन में ये दिया है कि ये दिया है, ये दिया तो इसको टिक करो, ये दिया तो इसको टिक किया, दोनों दिया तो दोनों को टिक करो। और कोई क्वेरी इसमें? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। और उसमें ये है नेक्स्ट कंसेप्ट में कि सर बोलो। सर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल लीजिए ना प्लीज। दो दो तो हो गए, और कितने एग्जांपल करोगे? प्रैक्टिस मेरे से करा रहे, तुम्हें टेस्ट की प्रैक्टिस करनी, मेरे को थोड़ी करनी प्रैक्टिस। tan थीटा इक्वल्स टू -1 ले लो, tan थीटा इक्वल्स टू -1,
तो जब tan थीटा माइनस 1 आएगा तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है? तो tan नेगेटिव आपका क्वाड्रेंट है सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। सर ये cos और tan के इसमें जब tan थीटा माइनस 1, तो tan थीटा माइनस 1 सेकंड और फोर्थ में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल लिखोगे तो आंसर आपका -π/4 आएगा, क्योंकि सेकंड में 3π/4 आता, फोर्थ में -π/4 आता, दोनों में छोटा न्यूमेरिकली -π/4 है, इसलिए tan थीटा इक्वल्स टू -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/4 है। बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, tan ले लो, sin ले लो, कोसेक ले लो, सेक ले लो, कॉट ले लो, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब ले लो और आप बैठ के सॉल्व करते रहो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड आपको बताया वही तरीका है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, जब आपको ऐसा सॉल्यूशन पूछते हैं या सॉल्यूशन ऑफ a cos theta plus b sin theta equals to c, when we have to find the general solution of this type of trigonometric equations. तो सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये आपका c जो है वो इस रेंज में आए। इस रेंज में आता है तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आप नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन वहीं खत्म कर देंगे। दिस c शुड लाइज इन दिस इंटरवल -√a² + b² से +√a² + b²। तो इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे, ताकि थ्योरी भी पूरा डिस्कस हो जाए। जैसे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहली बात तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उसका रीजन ये है कि ये जो 1 है ये -√2 से +√2 में बिलोंग करता है, क्योंकि a² + b² का वैल्यू निकालोगे, a भी 1 है, b भी 1 है, तो √2 आता है। तो 1 -√2 से +√2 के बीच में आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब करेगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप, ये जो √2 आपने निकाला, इस √2 से पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है। सो 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। उसके बाद ये वाले 1/√2 को अपन ने cos अल्फा लिख दिया, सॉरी cos 45 लिख दिया, तो ये sin थीटा cos 45 प्लस cos थीटा sin 45 इज इक्वल्स टू, इसको अपन ने 1/√2 को sin 45, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b होता है और ये sin 45 है। और अब sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो n pi plus minus 1 power n alpha, और when we transfer this, so final answer theta की value n pi plus minus 1 power n pi/4 minus pi/4 is the correct solution. So this is the solution, this is the answer of this question. इस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आए, आप इसमें चेक करो कि ये c आपका इस रेंज में बिलोंग कर रहा कि नहीं। करेगा तो ही सॉल्व करना है, नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ जाना है। जैसे यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 6, तो अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ये जो 6 है does not belongs to -5 से +5, और इसलिए नो सॉल्यूशन लिख देना है और क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देना। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो यहां पर आप डालो और ये 6 बन जाए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ही 5 आता है।
और जब ये ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है तो 6 तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगा तो सबसे पहले इसकी रेंज चेक करिए, इसमें लाई करना चाहिए। जब करेगा तो फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई इसमें आपको डाउट क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एक कंसेप्ट था आपका। हाँ सर। हम्म। सर हम इसे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सर हमें ऑप्शन पता ही नहीं, दोनों दिए रहेंगे तो क्या करेंगे? दोनों दिए चेक करना जाएंगे ना। तो अब वो देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन देख के उसको सिंप्लीफाई करना है। कि ऑप्शन यदि आपको इस तरीके से फॉर्मेट में दे रखा है तो ये आपको साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। यदि ऑप्शन आपको 2n पाई प्लस माइनस करके दिया है तो फिर आपको कॉस में कन्वर्ट करके करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन देख के आप अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करें। और चूंकि सही ऑप्शन आपने टिक करना है, तो यदि ऑप्शन कॉस के टर्म्स में दिए हैं और आप यदि साइन बना के उसको सॉल्व कर रहे हो, तो यदि मैच नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन को आप वहां तक भी ले जा सकते हो। दोनों ऑप्शन में फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि ये और उसमें फर्क केवल इतना है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इससे जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ये मैं कॉस वाले सॉल्यूशन पे आपको पहुंचा देता हूँ। यहाँ पर n मतलब इंटीजर है। अब इंटीजर आपके दो टाइप के हैं, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो मैं यदि n को इवन ले लूँ, इवन नंबर आप जानते हो 2n, मतलब n की जगह पे मैं 2n लिखूंगा। ठीक है, तो यदि मैं n को इवन ले लूँ, मतलब n की जगह मैं 2m ले लेता हूँ। चलो, सो थीटा आपको कैसा दिखेगा? n की जगह 2m डालेंगे तो ये 2m पाई हो जाएगा, और n की जगह पर मैं इवन नंबर ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, तो ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जब आप n की जगह पर कोई ऑड नंबर लोगे, n को कोई ऑड नंबर लेंगे, तो यहाँ पर ऑड नंबर डालोगे तो n की जगह 2m प्लस 1, और ऑड नंबर लोगे तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए ये कैसा दिखेगा आपको? ये दिखेगा 2m प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2। अब इसको ओपन आप कर लीजिए तो कितना आ जाता है? सही है ना? पाई सर वो पाई पाई है। तो ये 2m पाई प्लस पाई बाई 2, ये आपको सॉल्यूशन मिले। एक ये मिला और ये। अब यही सॉल्यूशन आपको वहां से भी मिलते हैं जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो। तो अब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर देता हूँ। तो जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे, यहां से शुरुआत करोगे, तो ये वाले 1/√2 को मैं साइन थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा? कॉस थीटा। और ये वाले साइन पाई बाई 4 की जगह पर क्या लिखा है? ये 1/√2, इसको साइन 45 लिखूंगा। ठीक है, और इसको कॉस 45 लिखूंगा। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो ये क्या बनता है? कॉस ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में कॉस 45। अब जनरल सॉल्यूशन लगाओगे तो क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको ट्रांसफर कर देना, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 4। और जब मैं यहाँ पर प्लस साइन लूंगा, एक बार पॉजिटिव साइन, तो मेरे को मिलेगा 2n पाई। जब मैं माइनस साइन लूंगा यहाँ पर, सॉरी प्लस साइन लूंगा, तो पाई बाई 2 आएगा। और जब माइनस साइन लोगे तो 2n पाई आ जाएगा। तो देखिए दोनों सॉल्यूशन सेम ही है। तो आप यहां से वहां भी जा सकते हो। बाकी आपको बेटर सजेशन ये दूंगा मैं कि आप एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन किसके टर्म्स में लिखे हैं। और ऑप्शन यदि साइन कॉस दोनों के टर्म्स में आए तो फिर आप किसी भी एक से जाओ और एक को दूसरे में कन्वर्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। और कोई डाउट क्वेरी आपके मन में, सवाल प्रश्न पूछ लीजिए उसको। नो सर।
और फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे नियम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले यू हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है उसका आप वैलिडिटी चेक करें। वैलिडिटी चेक करने का मतलब है कि जब इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखें कि वो वैलिड है कि भी नहीं। ठीक है, यदि ये वैलिड नहीं होता है, मान लो बिलोंग नहीं करता ये, तो नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन वहीं खत्म कर दे। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, ये पहला रूल आपको लिखाया था। दूसरा रूल आपने लिखा है कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan है या फिर sec थीटा है, tan थीटा और sec थीटा, तो आप जानते हो tan थीटा और sec थीटा 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan थीटा आएगा या sec थीटा आएगा तो कभी भी आपके सॉल्यूशन में π/2 या π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं आने चाहिए। एंड सिमिलर वे में यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में cot थीटा है या फिर कोसेक थीटा है तो फिर आपके सॉल्यूशन में कभी भी n पाई नहीं आएगा, पाई के मल्टीपल पे, क्योंकि cot और कोसेक बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो इसलिए दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan या sec को कंटेन करे हुए है तो आंसर में कभी π/2 और उसके ऑड मल्टीपल नहीं आएंगे। और यदि वो कोसेक और cot को कंटेन कर रहे हैं अपने में तो फिर आंसर में कभी भी पाई के मल्टीपल n पाई आपका आंसर नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट आपने लिखाया था स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल एंड इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। आपने जितना करना है स्क्वायरिंग करने से बचना है जितना हो सके मैक्सिमम, क्योंकि स्क्वायरिंग करने का मतलब है इनडायरेक्टली आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बढ़ा रहे हो, और जो बड़े हुए सॉल्यूशन है वो जरूरी नहीं है आपकी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसलिए स्क्वायरिंग करने से आपने बचना है। और बिल्कुल मजबूरी ही पड़ गई कि बिना स्क्वायरिंग के काम नहीं चल रहा है तो फिर आपने जो स्क्वायर करके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे उनको चेक करना है कि वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। जैसे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अभी सॉल्व करके इसके दो दो आंसर बनाए हो, ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका ये लिखा है और दूसरा सॉल्यूशन ये लिखा है, दोनों हालांकि है तो सेम ही। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 को आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपने सॉल्यूशन बनाया थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/4 माइनस π/4, या फिर आपने सॉल्यूशन बनाया थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/, दोनों बातें सेम है। एक साइन में कन्वर्ट करके बनाया, एक कॉस में कन्वर्ट करके बनाया। और अब आपको जो बताया कि आपने स्क्वायरिंग करने से बचना है, तो यदि मैं इसी क्वेश्चन को जो अभी आपने दो तरीके सीखे उसके बजाय ऐसे करूं कि मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लूं, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पूरे लिख लेते हैं। तो ये तो 1 होता है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0, तो 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई, थीटा इक्वल्स टू n π/2 आता है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आता है। अब आपने देखो स्क्वायरिंग कर लिया है, स्क्वायरिंग करके आपको ये सॉल्यूशन मिले। अब इस सॉल्यूशन में जब आप n को 0 डालोगे तो 0 तो यहां से भी मिलता है आपको, तो 0 तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो थीटा बराबर 0 तो सही है। जब आप n की जगह पर अगला इंटीजर 1 डालोगे तो π/2 आएगा, π/2 भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि sin 90 1 cos 90 0। यदि आप n की जगह पर अगला नंबर डालेंगे 2 पाई,
मतलब 2, तो ये आएगा पाई। अब देखो ये जो पाई है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसमें अगला नंबर डालोगे 3π/2, तो 3π/2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि साइन 3π/2 -1 होता है, कॉस 3π/2 0 होता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसमें अगला नंबर डालेंगे 4, 2π आएगा, और 2π इसको सेटिस्फाई करता है, तो 2π अब आप इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये देखिए बीच में ऐसे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गई, जो कि इसको, तो आपने ये पूरे सॉल्यूशन लिखने हैं, उसमें से ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन हटाने हैं फिर, तो जो काफी लेंदी प्रोसीजर है। इसलिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। इसके बजाय फिर आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, इसमें कभी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बनते ही नहीं है, ये वही सॉल्यूशन आते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप एन की कोई भी वैल्यू डाल के बना लो, जैसे आप एन को 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, एन को 1 डालोगे, एन को 0 यहाँ डालोगे तो π/2 आ जाएगा। तो ये दो सॉल्यूशन मिल गए। जब आप एन को 1 डालोगे तो अगला सॉल्यूशन 2π मिलेगा, ये वाला, और एन को 1 डालोगे यहाँ पर तो 2π + π/2 से अगली जो वैल्यू आएगी वो 5π/2 आएगी, एंड सो ऑन। तो इससे आपको ये वाले सॉल्यूशन मिलते ही नहीं, इसलिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, एंड इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा, बोथ साइड कभी भी टर्म्स को आपने कैंसिल नहीं करना है। अननोन एंगल को कंटेन करने वाला टर्म आप बोथ साइड कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी बोथ साइड आपने कॉमन फैक्टर को कंटेन करने वाला टर्म कभी भी कैंसिल नहीं करना है। जैसे कि इसका सिंपल सा रीजन, जैसे आप क्वाड्रेटिक में भी देखते हो कि यदि मैं आपको ऐसी इक्वेशन दूं x² = 3x, तो कभी भी जिस अननोन का वैल्यू आप निकालने जा रहे हो वो अननोन बोथ साइड कैंसिल नहीं कर, मतलब इसका जो सही रीजन है वो ये नहीं है कि एक x काट दिया और x = 3 आंसर हो गया, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज नहीं, इसमें आपने सॉल्यूशन कम कर दिया जब बोथ साइड आपने अननोन करा। जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है वो ये है कि आप ये 3x को पहले ट्रांसफर करो, फिर आप x को कॉमन लो, फिर कॉमन लेने के बाद x की दो वैल्यू लिखो 0 और 3, तो ये कंप्लीट सेट है। क्योंकि आप देख रहे हो x को 0 डालोगे बोथ साइड तो बोथ साइड बराबर आते हैं, और x को 3 डालोगे तो भी बराबर आते हैं। आपने केवल 3 लिखा है, आपने 0 नहीं लिखा, तो इसलिए बोथ साइड ये कॉमन जो फैक्टर है अननोन एंगल को कंटेन वाले करने वाले वो कभी भी कैंसिल नहीं करना है। सो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपने रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त। और यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी और कोई आपको इसमें टॉपिक ऐसा लग रहा है कि जो छूट गया है तो बता सकते हैं आप अभी। हेलो सर। हाँ सर, जो आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था उसमें जो डीप डीप मतलब टॉपिक थे आगे के, पेडल ट्रायंगल, पॉलीगॉन वगैरह, वो भी आएंगे क्या? नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, मतलब जब मेन है बस। ठीक है सर। जो एडिशनल है सर हाँ। सर बायनोमियल वाले चैप्टर में जो बायनोमियल एक्सपेंशन था उसमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटर होता है या उसका बायनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, सिंपल कोएफिशिएंट नहीं होता ना? सिंपल कोएफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको समाप्त कर रहा हूँ ये कहानी। उसके पहले जो एक दो क्वेश्चन ये ऋषभ की रिक्वायरमेंट थी कि एक दो क्वेश्चन दे दिए जाएं, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स पे, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ। एक मिनट वेट करना, बुक इसके नीचे रखा है उसको मैं
तो देखिए क्वेश्चन अभी, सर वो मॉड्यूल है क्या? ये पुराने मॉड्यूल हैं। If y is equals to 3x plus 6x square plus 10x cube and so on, then value of x in terms of y कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 1 माइनस y पावर -1/3, 1 माइनस 1 प्लस y पावर 1/3, 1 प्लस y पावर -1/3, या 1 माइनस 1 प्लस y पावर -1/3। 1 plus 2/3 into 1/2 plus 2/3 5/6 1/2 का स्क्वायर प्लस 2/3 5/6 8/9 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। ये कितने के बराबर होगा? आपके ऑप्शन है 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/4, 4 पावर 1/3 या 3 पावर 1/3। और एक और क्वेश्चन लिख लें। इफ 1 minus 3x power 1/2 plus 1 minus x power 5/3 upon root 4 minus x is approximately equal to a plus bx, is approximately equal to a plus bx, then a और b की वैल्यूज कितनी होंगी? पहला ऑप्शन है 1 and 35/4 24, 1 comma 35/24, 1 comma minus 35/24, 2 comma 35/12 या 2 comma minus 35/12। Which one is correct? इनको क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। कल के टेस्ट के लिए, परसों के टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। और ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बंद बाय कर। सर। ओके, बाय सर। बाय बाय एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है।